नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है स्वाभिमानी माँ, जिसके मेन लीड है रीमा जी। रीमा जी सुबह नहा धोकर रसोई में खाना लेने के लिए गई तो उनकी बहू निशा ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, क्या चाहिए? तो वह हैरानी से कहने लगी, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, लेकिन यहाँ तो सभी बर्तन खाली हो चुके हैं। मैं तो रसोई घर में चाय और नाश्ता लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है। रीमा जी ने कहा तो निशा बोली, लेकिन माँ जी आज तो 1 तारीख है, बड़े भैया और भाभी आपको लेने आते ही होंगे। मैंने सोचा आज का खाना आप वहीं खा लेंगी, इसलिए मैंने आपका नाश्ता तो नहीं बनाया। बहू की बातें सुन रीमा जी कुछ हैरान सी रह गई। हैरानी से ऐसे क्या देख रही हैं मम्मी जी? आपका हमारे घर में रहने का समय अब ख़त्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इतना सुनकर रीमा जी ने कहा, बड़ी बहू को फ़ोन आया था यह बताने के लिए कि उसे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। यह सुनकर निशा तो एकदम आग बबूला हो गई और बोली, माँ जी आपके दोनों बेटों और बहू ने मिलकर यह तय किया था कि 1-1 महीना बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखा करेंगे, और महीने की 1 तारीख को ही ऐसा क्या हो गया जो उन्हें मायके जाना पड़ा? मुझे सब मालूम है, यह सब उनकी चाल है ताकि आपसे वह छुटकारा पा सके। ठीक है, यहाँ पर 2 दिन ज़्यादा रहेंगी तो आप अगले महीने की 3 तारीख को ही यहाँ पर वापस आइएगा। आपको 2 दिन ज़्यादा रखना पड़ेगा। इतना सुनकर रीमा जी की आंखें भर आई, उनकी आंसुओं की बौछार हो गई। चुप करके अपने कमरे में वह वापस लौट आई और अपने पति श्यामलाल जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। आपने सुना क्या? क्या कहा छोटी बहू ने? अब मैं इन सब पर बोझ बन गई हूँ क्या? 1 दिन ज़्यादा भी मुझे अपने पास रखना इन लोगों को मंजूर नहीं है। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से इनकार कर दिया। इतना सुनने से पहले मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया आपने? रीमा जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगी, अब इनसे खाना मांगने वाली भी नहीं हूँ। अगर अब मुझे खुद से नाश्ता दोगी तो मैं खा लूँगी, नहीं तो भूखे पेट रह जाऊँगी, और मेरे पास तो कोई और चारा भी नहीं है। वैसे भी भूख प्यास तो मर ही चुकी है। इतना लाचार तो रीमा जी ने स्वयं को अपने पति के आने के बाद भी महसूस नहीं किया था जितना वह आज कर रही थी। अपने बेटे और बहुओं के राज में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। 2 घंटे बाद छोटी बहू काम वाली बाई का हाथ खाना भिजवा देती है, लेकिन उसे भीख से कम नहीं लग रही थी। वो बैठे बैठे रीमा जी पुरानी बातें याद करने लगी। सोचने लगी कि बेटे के जन्म के 2 वर्ष बाद मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ तो सब लोग कितनी बधाई दे रहे थे। मुझे कभी कहते कि तू तो बहुत ही अच्छी किस्मत लिखवा कर आई है, भगवान से दोनों बेटों बुढ़ापों में खूब सेवा करेंगे, आराम से कटेगा तुम दोनों का बुढ़ापा। लेकिन अब क्या करे, मेरी तो ज़िंदगी एकदम नर्क सी बन गई है। जब तक हम दोनों साथ थे हमारे बेटे हमारी हर बात को माना करते थे। उनकी मजाल कि दोनों गलत बोल दे। आपके जाने की तो देर थी कि दोनों बेटे और बहुओं ने मुझसे पूछे बिना अपनी ही मर्जी से मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी इन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ, मेरी क्या सहूलियत है। मैं कहाँ रहना और खाने पीने की व्यवस्था अपने आप ही कर दी। इन लोगों ने बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ, भिखारियों जैसी हालत कर दी इन लोगों ने मेरी। अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर को निहारते जी रीमा जी की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्यामलाल जी और रीमा जी ने बहुत संघर्ष करके अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई भी कमी नहीं आने दी थी। श्यामलाल जी सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई उनके शहर के बड़े निजी स्कूलों में करवाई गई थी। बच्चों की फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे सारे खर्च पूरे करने में उनकी पूरे महीने की तनख्वाह चली जाती थी। इसलिए रीमा जी घर का काम करने के बाद कपड़े सिलाई और बुनाई का काम भी किया करती थी, जिससे उसकी कुछ आय हो जाया करती थी।
लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने रीमा जी को यह काम करने से मना कर दिया और रीमा जी ने बिना किसी विरोध के उनकी बात भी मान ली थी। श्यामलाल जी और रीमा जी ने बहुत मेहनत करके 3 मंजिल का यह बड़ा मकान बनाया था। उसके बाद जब बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और दोनों अच्छी नौकरी करने लग गए, बड़े चाव से श्यामलाल जी ने अपने दोनों बेटों महेश और सुरेश की शादी की थी। जब तक श्यामलाल जी थे बच्चे उनका पूरा सम्मान किया करते थे, लेकिन अचानक श्यामलाल जी को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया छोड़कर चले गए। उसके बाद तो जैसे घर की काया पलट ही हो गई। दोनों बेटे तो राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे, लड़ने झगड़ने लगे। श्यामलाल जी और रीमा जी ने जो मकान बनवाया था वह मकान 2 टुकड़ों में बट चुका था और 2 अलग अलग घरों में तब्दील हो चुका था। दोनों भाई अलग अलग मंजिल पर रहा करते थे। घर अलग होने के साथ ही रीमा जी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उनके इस मकान की अलग अलग मंजिल अलग अलग बेटों को घर बन गई। तीसरी मंजिल को किराए पर दे दिया गया। किराए की आमदनी और माँ की पेंशन दोनों भाइयों में बराबर बांट दी गई थी। बंटवारा यहीं तक नहीं रुका, दोनों बेटों ने अपनी माँ से पूछे बिना ही उनका भी बंटवारा कर दिया। एक एक महीना रीमा जी को रखने के लिए बारी लगा ली और उन्हें यह फरमान सुना दिया गया कि जिसके साथ माँ रहेंगी पिताजी की पेंशन भी उस महीने उसी को मिलेगी। अब तो यह आलम था कि एक भी दिन ऊपर हो जाता तो रीमा जी की बहू उन्हें दूसरे दिन रखने को भी तैयार ना होती थी। आज रीमा जी बहुत ही ज़्यादा उदास थी और सोचने लगी कि हर महीने जो पेंशन आती है वह सारी की सारी दोनों बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है मैं अपने खाने पीने और रहने की कुछ कीमत चुका रही हूँ। उसके बावजूद भी भिखारियों की तरह इन लोगों ने मुझे खाना मांगने पर मजबूर कर दिया है। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता एक ही घर में रहकर दोनों बेटों को पाल लेते हैं, मगर दोनों बेटे शादी के बाद दोनों मिलकर भी अपने माता पिता को नहीं पाल सकते। अब रीमा जी बड़े बेटे और बहू के घर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर करने वाला कोई नहीं था। शाम के समय जब रीमा जी टहलने के लिए पार्क में गई तो वहाँ उनका महिला मंडल वाला ग्रुप अयोध्या जाने का प्रोग्राम बना रहा था। रीमा, तुम भी चलो ना हमारे साथ, सुमन जी ने कहा। उनकी बात सुनकर रीमा जी को ऐसा लगा कि जैसे उनके दिल की बात किसी ने कह दी हो। सोचने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने अपने छोटे बेटे को सामने अयोध्या जाने की इच्छा जाहिर की थी तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। ऐसा कहकर उनके छोटे बेटे ने उनकी यात्रा की बात को टाल दिया था। मन महसूस कर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार जब महिला मंडल का प्रोग्राम बन रहा है तो रीमा जी खुद को रोक ही नहीं पाई और अपनी सहेली से सुमन से कहने लगी, बहुत दिनों से मेरा भी बहुत मन था कि मैं अयोध्या जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में अपने बड़े बेटे महेश से बात करके फिर बताऊंगी, लेकिन घर पर आकर अपने बेटे से बात की, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माँ, कितनी फिजूल खर्ची करती हो आप। कितना वाहियात आइडिया है। आपके दोस्तों को इस उम्र में घर पर रहना चाहिए। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, उन्हें ढूंढने जाने का क्या मतलब। रीमा जी समझ ही नहीं पा रही थी कि उनका बेटा इस तरह का जवाब देगा। सोचने लगी कि महेश जब छोटा होता था कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था, लेकिन सब कुछ जानते और समझते उन्होंने कभी भी कोई रोक अपने बेटों पर नहीं लगाई थी। लेकिन आज उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगने चाहे तो बिना मतलब के बहाने बना रहे थे। महेश, रीमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप करके वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब रीमा जी मंदिर गई तो उनकी सहेली सुमन भी मंदिर आई हुई थी। इसी को देखकर बोली, अरे रीमा, तू चल रही है ना हम सबके साथ अयोध्या की यात्रा पर। इस पर रीमा जी थोड़ा सकपका सी गई और अपनी उदासी को छुपाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगी, अरे नहीं सुमन, इस बार कुछ ज़रूरी काम आ गया है
और फिर बेटे बहू का भी कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। अगली बार पक्का चलूंगी। अरे रीमा, तेरा तो हर बार का कोई ना कोई बहाना रहता है। कभी बेटे बहू को कहीं जाना है तो कभी मेहमानों ने आना है। साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि हमारे साथ घूमना तुम्हें पसंद ही नहीं है। अपनी सहेली की यह बात सुनकर रीमा जी उदास हो गई और अपनी मजबूरी कह सुनाई। सारी सहेलियां सोचती हैं कि मैं बहाने मारती हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहती। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरी भी इच्छा है। अब तो मैं यह सोचती हूँ कि क्या इस जन्म में मेरी एक ख्वाहिश पूरी भी हो पाएगी या नहीं। सुमन, तुम बड़ी खुशनसीब हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए पैसे दे देता है। मैं तो अपने बेटों से किसी चीज़ के लिए पैसे मांग लूँ तो उल्टा मुझे दो बातें सुना देते हैं। अब तो अपने बेटों के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। रीमा, बेटे बहू के मामले में मेरा नसीब भी तुम्हारी तरह ही है। पहले मुझे भी छोटे छोटे कामों के लिए बच्चों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकती हूँ, मैं अपने बेटों पर निर्भर क्यों रहूँ। ख्वाहिशों के लिए उनसे भी क्यों मांगूँ। और आज देखो, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपनी सहेली की यह बात सुनकर रीमा जी बोली, लेकिन तुम कहीं नौकरी तो नहीं करती हो। इस पर सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा खाना बनाने का शौक ही मेरा वरदान साबित हुआ है। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान दी है। मैंने मोबाइल पर YouTube चलाना सीखा तो मैंने देखा कि मेरे जैसे कितने बुजुर्ग औरतें अपने YouTube चैनल चला रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने भी अपने पोते की मदद से एक YouTube चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। बात करते करते सुमन ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, शाम को पार्क में मिलते हैं। सुमन की बातें सुनकर रीमा जी हैरान रह गई। आने के बाद सोचने लगी, मैं तो दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, कुछ करना तो मैं भी चाहती हूँ जिससे इस उम्र में व्यस्त भी रहूँ और आत्मनिर्भर भी, लेकिन मैं जानती नहीं किस काम में। मेरा बेटा मेरा साथ देंगे और ना ही बहू। बड़ी बहू तो मेरे पोता पोती को भी मेरे पास तक नहीं फटकने देती। फिर कुछ देर सोचकर उनके मन में कुछ ख्याल आया और उनकी आंखों में एक चमक आई और होठों पर एक मुस्कान। उसी समय अपनी सहेली सुमन को फ़ोन लगाया और थोड़ी ही देर में उससे मिलने चली गई। उसको बताया कि पहले मैं सिलाई और बुनाई का काम किया करती थी, जिससे कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन दोनों बेटों के मना करने पर मैंने काम करना छोड़ दिया था। तुम्हें देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली। मैं भी अपना एक YouTube चैनल खोलना चाहती हूँ। इसमें स्वेटर के नए नए डिज़ाइन बनाना, क्रोशे करना मैं सबको सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इससे संबंधित ज्ञान और उपकरण नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? यह सब बातें सुनकर सुमन मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। यह काम तो तुम आज से ही, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से शुरू कर रहो। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक सभी उपकरण उपलब्ध है। तुम्हारा चैनल खोलने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सारे कार्यों में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बस फिर क्या था। रीमा जी अगले दिन सुबह अपनी सहेली के पास पहुंच गई। थोड़ी देर में ही सुमन ने YouTube चैनल बना लिया और फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। शुरुआत में कैमरे के सामने आने में रीमा जी को थोड़ी झिझक तो हो रही थी। खैर, जैसे तैसे वीडियो बना और YouTube पर डाला, लेकिन उनका दिल टूट गया। बस 10-15 लोगों ने ही देखा। अब हर रोज़ सुबह रीमा जी सुमन के पास आती, वीडियो भी बनाती, परंतु बहुत ही कम लोग उनकी वीडियो को देख रहे थे। मेहनत करने के बावजूद उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। आखिरकार वह हिम्मत हार कर घर बैठ गई। जैसे तैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार ही कर लिया था, लेकिन उसके करीब एक हफ्ते बाद सुमन का फ़ोन आया और उसने फ़ोन पर जो बात सुनी, रीमा जी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। सुमन ने उन्हें बताया कि रीमा जी की एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिस पर 1
करोड़ से भी ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। आज रीमा जी को अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उन्होंने फिर से वीडियो बनाने शुरू की और फिर तो एक के बाद एक वीडियो वायरल होती ही चली गई। अपना शौक पूरा करने का भी मौका मिल रहा था और अपने हुनर को पहचान देने का भी। 4 महीने के भीतर ही उनके पास उनकी पहली आय भी आ गई। रीमा जी फ़ोटो वीडियो बनाने से लेकर एडिट करने तक के सारे काम खुद ही करने लग गई थी। पहले पेमेंट आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने लिए एक बढ़िया सा कैमरे वाला मोबाइल और कुछ ज़रूरी उपकरण खरीदे। सामान लेकर अपने घर पहुंची और कमरे में रखने लगी तो उनकी बड़ी बहू रिया हैरानी भरी नज़रों से कभी उनको देखे तो कभी उनके सामान को देख रही थी। लेकिन रीमा जी अपनी बहू की परवाह ना करते हुए वीडियो बनाने के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही उनकी बहू को सारा माजरा समझ में आया, वह ज़ोर की आवाज़ में चिल्लाने लगी, अच्छा तो रोज़ सुबह शाम ये गुल खिलाने जाती थी आप यह सब कुछ करने से पहले आपने हमसे एक बार पूछना ज़रूरी नहीं समझा। उनकी बातें सुनकर रीमा जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू किटी पार्टी में गई थी तो उसकी सहेलियाँ उससे कहने लगी, अरे निशा तेरी सास तो यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रही है। यह सुनकर निशा हैरान सी रह गई, लेकिन जब उन्होंने रीमा जी को वीडियो उसे दिखाई तो उसके पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई और घर आते ही अपने पति के कान भरने लग गई। रीमा जी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उन्होंने पहली बार अकेले वीडियो बनाई थी। लेकिन वीडियो का काम निपटाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उनके दोनों बेटे और बहू उनकी क्लास लेने को तैयार खड़े थे और उन्हें देखते ही उन पर बरस पड़े। यह क्या लगा रखा है तुमने? क्या हमने कोई कमी छोड़ी थी? क्या तुम्हारी बहुएं तुम्हें खाना नहीं देती थी? इस उम्र में तुम्हें घर बैठकर भजन करना चाहिए और तुम यहाँ ये गुल खिला रही हो। अपने छोटे बेटे की बातें सुनकर रीमा जी कहने लगी कि बेटा यह सब काम मैं अपने शौक से कर रही हूँ। तुम तो जानते ही हो कि बुनना मेरा शौक था। मुझे अपने शौक को पहचान देने का एक मौका मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? रीमा जी की बात सुनकर बड़ी बहू कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि पिताजी के जाने के बाद अब आप यह तमाशा क्यों करने चली हैं। पूरे मोहल्ले में आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। बड़ी बहू की यह बात कहने की देर थी कि रीमा जी के बड़े बेटे ने उन्हें फरमान सुना दिया, मगर यह सब तमाशा करना है तो कहीं और जाकर करो। हमारे घर में रहते हुए यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीमा जी काफ़ी देर से अपने बेटे और बहुओं की बातें सुनती ही जा रही थी। यह देखकर दोनों बहुओं की आपस में कभी बनती ही नहीं थी, जो एक दूसरे का चेहरा देखने को भी तैयार नहीं थी, आज अपनी सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी थी। लेकिन उनकी बातें सुनकर रीमा जी के सब्र का बांध टूटा ही जा रहा था और फिर उन्होंने चुप रहना ही उचित नहीं समझा। वो पूरी ऊंची आवाज़ में बोली, बहुत बोल लिए तुम लोग और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते समय एक पल भी मुझे यह ख्याल नहीं आया था कि आगे चलकर मेरी इतनी दुर्गति होगी। तुम्हारे पिताजी क्या गए, तुमने तो अपनी माँ को माँ ना समझा, एक फुटबॉल समझा, जो इधर से उधर हर महीने 1 तारीख को किक मारकर अपने घर से निकाल दिया करते हो। और रोटी भी इस प्रकार दी जाती है कि जैसे किसी भिखारी को भीख दी जा रही हो। अपने बेटों को देखते हुए रीमा जी बोली, तुम्हें क्या कमी रखी है मैंने? जिसके पास मैं रहती हूँ वहाँ पर सारी पेंशन देती हूँ, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तुमसे कुछ पैसे क्या मांगे, तुमने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से 4 बातें भी मुझे ही सुना डाली। बेटा यह तो तुमने अच्छा सिला दिया मेरी ममता का। अच्छा हुआ तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा यह रूप देखने के लिए मैं पूछती हूँ, बूढ़ी हूँ तो क्या हो गया, मेरी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो चुकी है क्या? तुमने 3 मंजिल के मकान में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन आज स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है। इसके 3 हिस्से होंगे। यह सुनकर बेटों की बोहें तन गई। उनका छोटा बेटा आश्चर्य से बोला, माँ
कुछ सोच समझ कर तो बोला कीजिए, तीनों हिस्सों का क्या मतलब है? रीमा जी बोली, तीसरा हिस्सा होगा मेरा। अब से मुझे एक मंजिल अलग चाहिए, एक कमरा मेरे रहने के लिए और दूसरा कमरा वीडियो बनाने के लिए। मुझे भी अलग रसोई घर चाहिए जहाँ मैं अपने लिए खाना बनाने वाली बाई रखूँगी। अब मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूँगी। 1 तारीख हो जाए तो तुमसे मुझे अगले दिन का नाश्ता तक नहीं दिया जाता, लेकिन अब बहुत हुआ। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। रीमा जी की यह बात सुनकर दोनों बहुएं अपने पति पर चिल्लाने लगी। इस मकान के पीछे हिस्से हरगिज़ नहीं होंगे। हम सिर्फ 2 कमरों में गुजारा नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि दोनों बेटे कुछ बोल पाते, रीमा जी ने कहा, शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांग रही हूँ। यदि मेरा फैसला मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम अपना इंतज़ाम कहीं और देख सकते हो। और हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्चे खुद से उठाऊंगी। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। रीमा जी की यह बात सुनकर दोनों बेटे और बहू अपना सा मुँह लेकर खड़े रह गए थे। सब दंग थे कि उनकी माँ में इतना आत्मविश्वास आया कैसे, परंतु अब ना तो उनके पास सवाल करने का हक था और ना किसी जवाब की उम्मीद। तो दोस्तों, इंटरनेट और यूट्यूब का सही इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी पलट सकता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद।